नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका आपके इस YouTube चैनल द स्टोरी ट्यूब में। पिछले कुछ घंटों से पूरे देश भर के मीडिया में एक खबर बहुत जोर से चल रही है आफ्ताब आमीन पूनेवाला और श्रद्धा की। जिस तरीके से आफ्ताब आमीन पूनेवाला ने श्रद्धा का मर्डर किया है, उसके 35 टुकड़े किए हैं, उसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, उसके पीछे की पूरी दास्तां क्या है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। श्रद्धा जो कि मुंबई के मलाड में एक एमएनसी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, उसका एक कॉल सेंटर है, उसमें जॉब करती थी। उस कंपनी में जॉब करने के दौरान उसकी एक लड़के से दोस्ती हो जाती है जिसका नाम होता है आफ्ताब आमीन पूनावाला। तो जब उस लड़के से उसकी दोस्ती होती है तो वो दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। वो प्यार इतना बढ़ जाता है कि श्रद्धा अपने माता पिता से जाकर बोलती है कि पिताजी, मुझे आफ्ताब से बहुत ज़्यादा प्यार है, वो मेरा एक अच्छा दोस्त है, वो एक अच्छा लड़का है, मुझे उसके साथ में शादी करनी है। श्रद्धा के पिता उससे कहते हैं कि बेटा, इस रिश्ते को हम तो क्या, हमारा परिवार तो क्या, हमारा समाज भी स्वीकार नहीं करेगा। तो श्रद्धा बोलती है कि इन सब चीज़ों से हमें ऊपर उठना है, वो लड़का ठीक है और हम दोनों साथ में खुश रहेंगे। अगर आप लोगों को अब हमारे प्यार से दिक्कत है या हमारे साथ रहने से दिक्कत है तो हम ये शहर छोड़कर, ये घर छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन हम दोनों साथ में ही रहेंगे। एक लड़की अपने माता पिता से नाराज होकर वो शहर छोड़कर 1500 किलोमीटर दूर दिल्ली में आके रहने लगते हैं। दिल्ली में एक इलाका है मेहरौली, मेहरौली में D93/1 फ्लैट नंबर में वो दोनों किराए पर रहने लगते हैं। यहाँ पर आने के बाद वो लोग नौकरी ढूंढते हैं, नौकरी जब उनको मिल जाती है तो साथ में रहने लगते हैं। साथ में जब वो रहने लगते हैं तो लड़की का एक दोस्त होता है, क्लासमेट जो होता है लक्ष्मण, उससे वो लगातार कॉन्टेक्ट में होती है। तो लड़की के जो घर वाले होते हैं वो लक्ष्मण के जरिए अपनी बेटी की सारी जानकारी ले रहे होते हैं। आखिर में तो वो है माँ बाप ही, बच्चा चाहे कितना भी गलत हो माता पिता के लिए कभी गलत नहीं होता, और माता पिता को हमेशा अपने बच्चे की फिक्र लगी रहती है। तो वो किसी ना किसी तरीके से श्रद्धा की जानकारी जुटाते रहते थे, कहीं ना कहीं से, जहां से उनका जुगाड़ लग जाता था। श्रद्धा जो कि अब आफ्ताब के साथ दिल्ली में आकर के लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। श्रद्धा को बस एक ही चीज का इंतजार था कि आफ्ताब कब उसे पूरे तरीके से अपना के उसके गले में मंगलसूत्र और उसकी मांग में सिंदूर डालेगा। जब जब वो दोनों अपने ऑफिस से फ्लैट पे वापस आते थे तो वो इसी बात पर चर्चा करते थे कि अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। इस बात में उन दोनों में बहस भी होने लगती थी कभी कभी, कि आफ्ताब बोलता था कि इतनी भी जल्दी क्या है। दरअसल आफ्ताब जो है उसके दिमाग में कुछ और चलने लगा था कि उसने ये फैसला लेके गलत तो नहीं कर दिया। इस लड़की के साथ में रिलेशनशिप में आकर के या लिव इन रिलेशनशिप में आकर के उसने अपनी जिंदगी कुछ किसी दूसरे ट्रैक पे तो नहीं डाल दी है। तो वो शादी की बात को टालता रहता था। इसी बात पर उन दोनों का अमूमन झगड़ा भी होते रहता था। झगड़ा इतना ज्यादा होने लगा कि आफ्ताब जो है वो श्रद्धा से बोर होने लगा। तो उसने एक दिन श्रद्धा से कहा कि हम दोनों को अपने अपने घर वापस लौट जाना चाहिए, हमने ये फैसला लेके गलत कर दिया है, हमने ठीक नहीं किया है, हम लोगों को अपने घर वालों के साथ ही रहना पड़ेगा। श्रद्धा बोलती है, नहीं, जिस मकसद से हम यहाँ आए थे वो मकसद हम जरूर पूरा करेंगे, हम शादी भी करेंगे और बच्चे भी करेंगे और खुशियां भी मनाएंगे, लेकिन हम वापस कभी नहीं जाएंगे। आफ्ताब को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और दोनों में बहस हो जाती है। बहस इस कदर हो जाती है कि पता नहीं चलता कि आफ्ताब कब श्रद्धा का गला पकड़ लेता है, और गला वो श्रद्धा का इस कदर पकड़ता है कि श्रद्धा कब उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है, यानी कि श्रद्धा की मौत हो जाती है, उसे पता भी नहीं चलता। श्रद्धा की मौत हो जाती है तो वो इस चीज पर यकीन नहीं कर पाता कि उसके हाथ से श्रद्धा की मौत हो चुकी है। वो श्रद्धा की लाश के साइड में बैठ करके पूरी रात यही सोचता है कि अब करें तो करें क्या। श्रद्धा के साइड में बैठे बैठे यही सोचते सोचते पूरी रात निकल जाती है, कब उसकी आंख लग जाती है उसे पता नहीं चलता। यह दिन होता है 18 मई 2022 का। 18 मई 2022 की रात को आफ्ताब आमीन पूनावाला के हाथों श्रद्धा की हत्या हो जाती है। हत्या के बाद वो श्रद्धा की लाश के बगल में बैठ के पूरी रात निकाल देता है। फिर अगली सुबह आती है 19 मई 2022 की। वो सुबह उठता है, सुबह उठकर तुरंत सबसे पहले मार्केट जाता है। मार्केट में एक शोरूम होता है इलेक्ट्रॉनिक का, जिसका नाम होता है तिलक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, जहां पर वो काफी सारे फ्रिजों पर नजर डालता है, डीप फ्रिज पर। वहां पर उसे एक फ्रिज पसंद आता है 300 लीटर का। वो तिलक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम के मालिक से कहता है कि मुझे यही फ्रिज चाहिए, लेकिन मेरी एक शर्त है कि ये मुझे अभी के अभी अपने फ्लैट पर डिलीवर करवाना है। तो शोरूम का मालिक कहता है कि आप पूरी पेमेंट कर दीजिए, मैं इस फ्रिज को आपके फ्लैट पे अभी पहुंचवा दूंगा। फिर वो फ्रिज को बुक करके मार्केट में आगे निकल जाता है और मार्केट से एक बड़ी सी आरी ले लेता है। वो फ्लैट पर पहुंचता है। फ्रिज जो लेकर के आते हैं डिलीवरी बॉय, उनकी मदद से फ्रिज को वो अपने कमरे में शिफ्ट करवा लेता है। श्रद्धा की जो लाश होती है वो बाथरूम में पड़ी होती है। बाथरूम में जाने से पहले वो अपने फोन में यूट्यूब पे और गूगल पे ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में सर्च करता है। वो सर्च करता है कि
इंसान के शरीर को किस जगह से, किस तरीके से, कितने तरीके से काटा जा सकता है, कितने तरीके से इंसान को काटने में आसानी होती है जिससे कि वो श्रद्धा के टुकड़े कर सके। बाथरूम में आरी लेकर के जाता है, वो श्रद्धा को काटना शुरू कर देता है। श्रद्धा की बॉडी को जब वो काटता है तो वो जल्दी से थक जाता है, क्योंकि बॉडी को काटने का उसको कोई आइडिया नहीं लग पा रहा था कि किस तरीके से कैसे काटनी है। लेकिन वो लाश को छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके फ्रिज में रखना चाह रहा था। उसने लाश के 35 टुकड़े करे, लेकिन 35 टुकड़े करने में उसको 3 दिन लग गए। वो रात को लाश को काटता, थक जाता, बाहर आकर बैठ जाता, फिर जोमेटो से खाना ऑर्डर करता, उसे खा के फिर सो जाता, सुबह फिर ऑफिस चला जाता था। ऑफिस से आने के बाद फिर शाम को श्रद्धा के टुकड़े करता, फिर फ्रिज में रखता उन टुकड़ों को, और रात को 2 बजे उठकर अपने पिट्ठू बैग में श्रद्धा की लाश के 2 टुकड़े रखता, और रात को कहीं सुनसान, यानी महरौली और गुड़गांव के बीच का जो रास्ता है वो सुनसान है, आधे एक घंटे वो तलाश देखता था कि कोई आ तो नहीं रहा, इस रास्ते पर किसी का कोई मतलब साया तो नहीं है, कोई भटक तो नहीं रहा। जब उसको ये कंफर्म हो जाता था कि हाँ इस रास्ते पर कोई भी नहीं आ रहा है, पूरा सन्नाटा है, तो वो झट से अपने बैग से 2 पॉलिथीन निकाल करके श्रद्धा के लाश के टुकड़ों की और वो जंगल में फेंक देता था। लगातार 18 दिनों तक उसने ऐसा ही किया। अब उसको लगा कि सब कुछ ठीक हो चुका है, लाश ठिकाने लग चुकी है, अब वो नॉर्मल जिंदगी जिएगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन लड़की की माँ दूसरी तरफ जो है, लड़की की माँ वो बहुत परेशान थी, क्योंकि 5 महीने बीत चुके थे और उसकी कोई खबर नहीं आ रही थी। तो वो लड़की के बाप से बोलती है, यानी श्रद्धा के पिता से, कि देखो जी लड़की की कोई खबर नहीं मिली है, कुछ पता लगाओ क्या है क्या नहीं है। लक्ष्मण भी कोई खबर नहीं दे पा रहा है। लक्ष्मण जो था, जैसा कि मैंने आपको कहानी के शुरू में बताया, कि श्रद्धा का क्लासमेट था जो लगातार उसके कांटेक्ट में रहता था, लेकिन जब श्रद्धा की मौत हो चुकी थी तो उसके बाद से उसका कांटेक्ट उससे खत्म हो चुका था। श्रद्धा की मौत 18 मई को हो चुकी थी, लेकिन उसकी मौत को 5 महीने बीत चुके थे। नवंबर का महीना आ चुका था। नवंबर के महीने में जब उसकी माँ को और ज्यादा हुड़क उठती है अपनी बेटी से बात करने की, बेटी के बारे में जानने की कि किस हाल में है किस हाल में नहीं है, तो उसके पिता लक्ष्मण को घर पे बुलाते हैं। उससे पूछते हैं, बेटा क्या हुआ, तुमने हमें कोई जानकारी नहीं दी अभी तक कि श्रद्धा कहाँ है, कैसी है, क्या है। लक्ष्मण बोलता है कि पिताजी मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता है, मेरी भी उससे कोई बात नहीं हुई है, मैं कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूं तो नहीं हो पा रहा है। कांटेक्ट इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि आफ्ताब आमीन ने उसके इंस्टा, फेसबुक को कांटेक्ट नंबर सब इरेज कर दिए थे, सारे सबूत, सारा डाटा, सारी प्रोफाइल उसने उसकी खत्म कर दी थी। तब परेशान होकर 8 नवंबर 2022 को लड़की के पिता यानी श्रद्धा के पिता सीधे पहुंचते हैं दिल्ली महरौली थाने में। महरौली थाने में जाकर के वो अपनी बेटी की गुमशुदगी की खबर लिखवाते हैं, कुछ इस तरीके की मेरी बेटी के साथ कोई आपराधिक घटना हुई है, वो गायब है, उसका कोई पता नहीं चल पा रहा है, आप कृपया इस मामले को गंभीरता से लेकर के इस पर कार्रवाई कीजिए। पुलिस तुरंत इस मामले को गंभीरता से लेती है और इस पर जोर शोर से जांच शुरू कर देती है। पुलिस सबसे पहले जांच शुरू करती है तो वो आफ्ताब के नंबर को ट्रेस पर लगा देती है और 12 नवंबर 2022 को आफ्ताब पुलिस की पकड़ में आ जाता है। जब आफ्ताब पुलिस की पकड़ में आता है और वो इस पूरे वाक्य को जब अपने मुंह से सुनाता है तो पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं। और फिर मीडिया की तरफ से, अलग अलग लोगों की तरफ से सोशल मीडिया पर जब ये खबर फैलती है तो पूरे देश भर में पूरा माहौल एकदम टाइट हो जाता है कि ये क्या हो गया। पूरा देश इस खबर को सुनकर सन्न हो जाता है कि किस तरीके की हैवानियत, आखिर एक इंसान, एक लड़की के, एक इंसान के ही 35 टुकड़े कैसे कर सकता है। अब मीडिया में इस खबर को चलाने के अलग अलग पर्सपेक्टिव चल रहे हैं। कोई इसको लव जिहाद से ज्वाइंट करके चला रहा है, कोई इसको मर्डर से, कोई रेप से, कोई लव अफेयर से। तो इसमें लास्ट में कंक्लूजन मेरा यही है कि हम देखिए, प्यार एक ऐसी चीज है जो किसी से हो किसी से ना हो, ये किसी के वश में नहीं होता। लेकिन जिस तरीके की ये घटना हुई है उससे हमें ये सीखने को मिलता है कि जैसे कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि प्यार सिर्फ अपनों में मिल सकता है, बाहर के लोगों में प्यार ढूंढना बेवकूफी की बात है। बाहर के लोगों के साथ अंधा विश्वास करके उनके साथ ज्यादा घुसना हमारे जीवन की बहुत बड़ी गलती बन सकती है, खासकर जैसा ये वक्त चल रहा है। क्योंकि इस वक्त कहीं ना कहीं से रोज किसी ना किसी तरीके की घटना सामने आई जाती है। तो ऐसे में बेहतर यह है कि हम ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने परिवार और अपनों के बीच ही बिताएं, क्योंकि उनसे ज्यादा प्यार, उनसे ज्यादा परवरिश हमारी कोई भी नहीं कर सकता है। तो इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था। अगर किसी की भावना को ठेस पहुंची तो मैं उससे क्षमा प्रार्थी हूं। आज की इस कहानी में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।